एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, हमने ओम्स लॉ पहले भी क्लास 10th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहे, दैट इज अगर टेम्परेचर और प्रेशर ये सब चीजें अगर कांस्टेंट रहे, तो करंट फ्लोन इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज तो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी और यही ओम्स लॉ है, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। लेकिन ये कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर हम फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख दे तो जो भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास एक फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू आई आर, यही हमारा होता है ओम्स लॉ, ठीक है, जिसमें V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, I इज द करंट जो कि फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, एंड R इज अ कांस्टेंट। ये क्या है? ये कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इतनी तो ये बेसिक चीज है जो आई थिंक सभी बच्चे को पता है, ठीक है। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे? ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने, जिसमें क्या लिया हमने? एक कंडक्टर ले रखा है जिसका लेंथ क्या है? एल। इसका लेंथ एल है। जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए, ठीक है। और जैसे ही हमने इसे क्या किया, एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है, तो जो अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इन कंडक्टर्स के एंड पे क्या होता है? क्रिएट हो जाता है। अब जब पोटेंशियल का डिफरेंस, जब अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के एंड्स पे, दोनों एंड्स पे अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तो जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस चीज को हम सबसे पहले लिखेंगे कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। अब ये V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई क्यों हुआ है? रीजन कौन है इसके पीछे? तो बैटरी, ठीक है। तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड across the ends of conductor, across the ends of conductor whose length is L, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ V can be given as, देखो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Vd इज इक्वल्स टू क्या होता है? Vd इज इक्वल्स टू E इंटू ई टाउ अपॉन m, है ना। जहाँ पे E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये वाला जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ V पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रखा है ना। तो हमने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू, सॉरी, हमने पीछे के चैप्टर्स में क्या पढ़ा है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई L होता है। तो क्या हम यहाँ पे E के जगह पे V बाई L रख सकते हैं? तो Vd इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई वी टाउ अपॉन एम एल, ठीक है। तो यहाँ हमने ये चीज लिख ली। अब हम आगे क्या लिखेंगे? इफ ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर ए हमारा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इस टाइम पे इस कंडक्टर के थ्रू? सो करंट विल बी, सो आई विल बी NEAVD। मतलब हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें ये सारी चीजें क्या आ जाए। जैसे N क्या होता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने ये वाला रिलेशन लिखा। मान लो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, NEA. VD का क्या था, VD हमने यहाँ पे क्या लिख रखा था, EV टाउ अपॉन ML. EV टाउ अपॉन ML है ना. तो अब जरा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, NE² A NE² हो गया, A हो गया, क्या हो जाएगा टाउ अपॉन ML हो जाएगा, और यहाँ पे V हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने I लिख रखा है. ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ओम्स लॉ ही तो डिराइव करना है. तो एक बात बताओ, क्या मैं इसे V को यहाँ पे लाके लिख सकती हूँ, मतलब I के नीचे लिख सकते हैं. और क्योंकि ओम्स लॉ में V बाई I का रेशियो R के बराबर होता है ना, तो हम क्या करेंगे, I बाई V इज इक्वल टू लिख दो NE² A टाउ अपॉन ML लिखा हमने. अब इसके बाद क्या करो, इसी को क्या कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो. तो अगर इसे रेसिप्रोकेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, V बाई I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML अपॉन NE² A टाउ है ना. तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आया. अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो एक बात बताओ, m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी नहीं बदलने वाले, वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करते. ठीक है, फिर दूसरी बात L, लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना. तो हमने क्या किया, टेम्परेचर ही कांस्टेंट ले लिया है ना. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो L भी कांस्टेंट हो जाएगा, A भी कांस्टेंट हो जाएगा. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. तो जब तक मटेरियल नहीं बदल रहा है तो ये ऐसे भी चेंज नहीं होगा. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बदलते. क्योंकि मान लो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो होगा क्या कि कंडक्टर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं. अब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर करने पे क्या होगा, एटम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, मे बी लूज करना स्टार्ट करे. तो अब अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो भी तो चेंज होगा. तो इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट रहता है, E भी कांस्टेंट रहता है, A भी कांस्टेंट रहता है, L भी कांस्टेंट रहता है, M भी कांस्टेंट है. और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहता है. तो ये सारी ही चीजें क्या है, कांस्टेंट है. तो हम क्या इसे ये लिख सकते हैं, I V बाई I इज इक्वल टू क्या लिख दो, कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट ही क्या होता है, R, दैट इज रेजिस्टेंस. तो अभी हमने क्या किया, ओम्स लॉ डिराइव कर लिया. लेकिन अब हमें बाद में क्या करना है, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी डिराइव करना है. लेकिन एक बात बताओ, अभी तक हमने सिर्फ यही फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज V बाई I इज इक्वल टू R. लेकिन अब हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए एक नया फॉर्मूला आ गया, और वो क्या है, तो अब हम रेजिस्टेंस के लिए एक नया फॉर्मूला बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, R इज इक्वल टू क्या होता है, ML अपॉन NE² टाउ A है ना. ये फॉर्मूला आ गया अब हमारे पास रेजिस्टेंस का. ठीक है, अब अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो एक बात बताओ, हमने पहले भी मतलब क्लास 10th में भी ये चीजें पढ़ी थी कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना. और फिर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो L बाई A. ये फॉर्मूला हमने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है. तो यहाँ से हमें ये पता चलता था कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है वो क्या होता है, वो लेंथ और एरिया मतलब डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है. ठीक है, और अगर तुम लोग इस फॉर्मूले पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी ये चीजें आ रही हैं कि यहाँ इस फॉर्मूले से भी हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, दैट मींस डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर. और एक और यहाँ पे अब हमें कुछ और बातें ये पता चली है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो इस पे भी डिपेंड करेगा, एन पे और टाउ पे. क्योंकि ये और ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, L A के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करता है. तो अब हम यहाँ से, क्योंकि अब हम ये फॉर्मूला समझ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से कुछ और नई चीजें सीखेंगे. वो क्या है, देखो,
एक बात बताओ, यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा कि एक फॉर्मूला हमारे पास आया है, R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ठीक है। अब अगर तुम लोग ध्यान दो, मतलब इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को अगर कंपेयर करो तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अगर दोनों इक्वेशंस को तुम कंपेयर करो, दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो, तो ये एल बाई ए है और यहाँ पे भी क्या है, एल बाई ए है। तो अगर इतना पोर्शन हम हटा दें तो क्या हम ये बोल सकते हैं, अब इतनी चीजें तो सभी को पता है, यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है ना। तो रेजिस्टिविटी का भी अब हमारे पास क्या नया फॉर्मूला निकल के आया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ना लेंथ है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो अब ये चीजें हमें यहाँ से पता चल गई, जो बेसिक बातें हैं जो आई थिंक सारे बच्चों को पता रहती है, बस यहाँ से तुम लोग को एक नया फॉर्मूला समझ में आया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बहुत इजी है, क्या है, J इज इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था I बाई A होता है ना। J क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या हम I का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, वो रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे एन ई ए वी डी अपॉन एरिया, तो A से A कट जाएगा, तो J इज इक्वल्स टू क्या आया, एन ई वी डी, ठीक है। अब हम जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, वी डी इज इक्वल्स टू क्या, ई टाउ अपॉन एम इंटू ई, ये वाला फॉर्मूला जरा पुट करेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, एन ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, और ये हो गया ई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर क्या होगा, टाउ अपॉन एम, और ये हो गया ई, ये हो गया जे। अब एक बात बताओ, जरा देखो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है, ये है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, है ना। और यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला था रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, मतलब ये इसका उल्टा ही तो लिखा हुआ है। और हमने यहाँ पे पढ़ रखा है एक चीज कि दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं, एक होता है कंडक्टेंस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। देखो जी होता है कंडक्टेंस एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और ऐसे ही एक टर्म आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को इससे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होता है। तो मतलब ये है कि 1 अपॉन रो, मतलब इसका फॉर्मूला, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, यही तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पे इसकी जगह कंडक्टिविटी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे हम J इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ई, और जो कि यही कहलाता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आई होप तुम लोगों को जो भी ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, या फिर जो मैंने रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला जो डिराइव करके बताया है वो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।